मैं कहकर तो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। सभी श्रोताओं को प्रणाम। स्वास्थ्य यह हर मनुष्य के लिए सुख प्राप्ति की दृष्टि से सबसे पहली बात है। कितनी भी आनंद की बात हो, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो प्रसन्न नहीं होता है। स्वास्थ्य ठीक होना यह मान लो मानव का जीवित होना, इसके साथ तुलना की जा सकती है। ऐसा यह लक्षण है। स्वास्थ्य जिसका ठीक होता है वही दीर्घायु रहे इसके लिए इच्छा करता है और प्रयत्न भी करता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसे कई लोग हमने देखे हैं कि जो इच्छा करते रहते हैं कि बस भगवान छुड़ा दे इससे, जल्दी से बुला ले जल्दी से मुझे। तो स्वास्थ्य का महत्व तो हर जीव के जीवन में अनन्य साधारण है। भारत में इस दृष्टि से जो 3 आवश्यक बातें हैं, अन्न, औषधि और शिक्षा, तीनों बातें निःशुल्क रही हैं। भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, तब तक औषधि बिकाऊ नहीं थी, अन्न भी नहीं था और शिक्षा भी नहीं थी। ये अंग्रेजी जीवन के प्रतिमान में हम इतने घुल मिल गए हैं, इसके अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें इनके बिकाऊ होने के बारे में किंचित भी मन में खेद नहीं होता। ये तीनों ही बातें, अन्न, औषधि और शिक्षा, ये तीनों ही बातें हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क होती थी। साथ में ही उस व्यक्ति की पात्रता के अनुसार, उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इनका स्वरूप होता था। तो स्वास्थ्य के बारे में, औषधि उद्योग के बारे में आज हम यदि विचार करते हैं तो ध्यान में ऐसा आता है कि कहाँ भारत में औषधि यह या वैदिक क्षेत्र पूर्णतः निःशुल्क सेवा दिया करता था, वहीं आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हेल्थ का बाजार है, मेडिसिन्स का बाजार है, मेडिकल का बाजार है। एक और जहां हमारे आयुर्वेद के जो वैद्य हुआ करते थे वह मन में विचार करते थे कि सारा जो समाज जीवन है यह स्वास्थ्य पूर्ण हो जाए और कोई रोगी ही न बने कि जिसे मेरे पास आने की आवश्यकता निर्माण हो। वहीं आज यह जो मेडिकल का क्षेत्र है, इसमें काम करने वाले लोग यह सोचने लग गए हैं कि सारी दुनिया बीमार हो जाए मुझे छोड़कर, और फिर ये मेरी दुकान में वो फिर डॉक्टर होगा या फिर फार्मासिस्ट होगा, मेरी दुकान में लाइन लग जाए लोगों की। और इसे अंग्रेजी में नोबल प्रोफेशन कहा गया है, पता नहीं क्यों कहा गया है।
इतना अनैतिक धंधा व्यवहार जैसा अन्य क्षेत्रों में चलता है, वैसा मेडिकल के क्षेत्र में भी चलता हुआ हम देखते हैं। और इस प्रकार की धांधली मेडिकल के क्षेत्र में होने के उपरांत भी हमारी जो जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली है, हमारी जो विचार करने की प्रक्रिया है, हमारी जो मानसिकता है, यह अभारतीय बन जाने के कारण समाज में बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में रोगियों की संख्या बढ़ती दिखाई देती है। वैसे दवाइयों के कारण आयु का स्तर तो बढ़ गया है समाज जीवन में, लेकिन ये बढ़ी हुई आयु क्या हम सुख के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में जी पाते हैं? तो जीवन तो घट गया, आयु बढ़ गई। ये परिस्थिति वर्तमान की मेडिकल जो सेवाएं हैं उनके कारण निर्माण हो गई है। पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने पुस्तक में बताते हैं, उनकी पुस्तक है अवर ग्लोरियस हेरिटेज, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। उसमें वो बताते हैं कि वर्ल्ड, दुनिया के साइंटिस्टों का जो वैश्विक संगठन है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिसिन, इनके अध्यक्ष रहे डॉक्टर मेटनिकॉफ। ये डॉक्टर मेटनिकॉफ एक और तो मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे, उसके साथ में ही ये वर्ल्ड साइंस फोरम के भी अध्यक्ष रहे। तो स्वाभाविक है कि साइंस के बारे में भी बहुत अच्छे जानकार रहे वो, और मेडिकल साइंस के बारे में तो विशेष रूप से। वो इस मेडिकल साइंस के वैश्विक एक कार्यक्रम में अपने भाषण में बताते हैं, टुडेज मेडिसिन इज इन इट्स इन्फेंट स्टेज। यानी वर्तमान जो वैद्य का क्षेत्र है या मेडिसिन का क्षेत्र है, यह उसकी अर्भकावस्था में है, शैशवावस्था में है। और आगे वो कहते हैं, मैं इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। आगे वो बताते हैं, सम पीपल गेट क्यूर्ड बाय टेकिंग आवर मेडिसिन। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी दवाइयों के कारण ठीक हो जाते हैं, उनका रोग दूर हो जाता है। मेनी पीपल गेट क्यूर्ड विदाउट टेकिंग आवर मेडिसिन। यानी हम निरर्थक ही, वह रोग तो ऐसा है जो अपने आप ठीक होने वाला है, लेकिन रोगी डर के हमारे पास आता है और हम पैसा कमाने के लिए उसको दवाई दे देते हैं। या कई रोगी ऐसे होते हैं कि आते ही नहीं हमारे पास और उनका रोग ठीक हो जाता है। अब सर्दी जुकाम ऐसे ही रोग हैं कि जो सामान्य रूप से तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, मनुष्य थोड़ी सी सावधानी बरते तो इनसे मुक्ति पा सकता है। तो मेनी पीपल गेट क्यूर्ड विदाउट टेकिंग आवर मेडिसिन। और आगे वो बताते हैं, वो बहुत पूरे मेडिसिन के क्षेत्र को हिला देने वाला ऐसा स्टेटमेंट है उनका। वो कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट क्यूर्ड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग आवर मेडिसिन। यानी डॉक्टर को ये पता ही नहीं होता है कि वास्तव में रोग क्या है। वो रोग तो अपने आप ठीक होने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर उसको गोलियां देता है। इन गोलियों के दुष्प्रभाव
होते ही हैं। उन दुष्प्रभावों को जीतकर रोगी अपने रोग पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसके लिए वो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ टेकिंग आवर मेडिसिन, हमारी दवाओं के कारण उनका रोग और बिगड़ना चाहिए तो उस बिगड़े हुए रोग को भी लोग ठीक कर लेते हैं। यह उनकी अपनी अवरोध शक्ति के कारण होता है, यह अपनी जीवन शैली के कारण होता है, यह उनके अन्न के आहार विहार की जो आदतें होती है उनके कारण होता है। तो किस प्रकार से आज मेडिसिन का क्षेत्र यह अपेक्षा की दृष्टि से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता दिखाई दे रहा है, यह हम समझ सकते हैं आसानी से। अब यह हेल्थ को या मेडिसिन के क्षेत्र को मैं स्वास्थ्य का क्षेत्र क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में अंतर है। हेल्थ का अर्थ स्वास्थ्य नहीं है। हेल्थ यह अंग्रेजी शब्द है जो हीलिंग इस शब्द से बना हुआ है, और हीलिंग का अर्थ ऐसा होता है कि कोई क्षति हो गई है, कोई नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कर लेना, उसको कुछ उसमें डालकर उसको ठीक कर लेना, इसे हीलिंग कहते हैं। गड्ढा हो गया तो हीलिंग कर दिया उसको, तो भर दिया गड्ढा तो हीलिंग हो गया। इसी प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य में जब तक रोग नहीं होता, हेल्थ का विषय रहता ही नहीं। हेल्थ का विषय तो तब आता है जब हीलिंग करके उसके रोग का निवारण हो जाए। भारतीय स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है, इसमें स्वास्थ्य में दो शब्द हैं, स्व और स्थ। स्व का अर्थ जो है वो पीछे हमने देखा है, मनुष्य के व्यक्तित्व में शरीर मन बुद्धि आत्मा ऐसे चार उसके पहलू हैं। इन चारों ही पहलुओं में किसी प्रकार का असंतुलन न होना, किसी प्रकार की हलचल न होना, यह स्वास्थ्य है। इसके लिए स्वास्थ्य का संबंध जैसे शरीर से है, मन और बुद्धि से भी है, और आत्मा का जो संबंध है वह जब देह भाव से जुड़ जाता है तब आत्मा भी रोगग्रस्त हो जाता है। देह का जैसे रोगग्रस्त होता है तो देह भाव के कारण आत्मा भी, जीवात्मा भी रोगग्रस्त हो जाता है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य यह शरीर को, मन को और बुद्धि को, इन तीनों को ही उन तीनों का असंतुलन दूर करने से प्राप्त होने वाली बात है। कोई उधेड़ बुन रहती नहीं है मन में। बुद्धि स्थिरता से काम करती है, मन के ऊपर नियंत्रण करती है, सत्यान्वेषी होने के कारण सत्य की बात ही विचार में लाती है। योग वासिष्ठ में भी कहा गया है कि सामान्यतः कोई भी रोग यह केवल शारीरिक कभी नहीं होता, यह मनोशारीरिक होता है। इसके ऊपर जो बुद्धि है, विचार है, उनका भी प्रभाव होता है। यह प्रक्रिया कैसे चलती है? तो योग वासिष्ठ तो कहता है कि सबसे पहला रोग का जो बीज है यह तो मन में पड़ता है कि मुझे कुछ होगा। वह बुद्धि को नियंत्रण में लेता है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो गया है, और फिर इसके कारण
उस मानव के, उस मनुष्य के जो पंच प्राण है, ये असंतुलित हो जाते हैं। ये असंतुलित होने के कारण जो हमारी नाड़ियां हैं, यह ठीक से काम करना बंद करती है और फिर शरीर में प्रत्यक्ष में रोग का प्रारंभ होता है। यदि मन से ही रोग मुक्त रहें हम, तो शारीरिक रोग निर्माण होने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है। तो इस दृष्टि से भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि का विचार करना, इससे तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर को, शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको संतुलित रखना। मन जो है, यह बुद्धि के नियंत्रण में और बुद्धि संतुलित इस प्रकार की रखना, विवेकपूर्ण रखना, उससे स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। इसीलिए आयुर्वेद में जो वैद्यक शास्त्र की आवश्यकता है, वह बताते समय चरक संहिता के सूत्र स्थान में यह बताया गया है, इस किस लिए आयुर्वेद किस लिए है, यह बताते समय धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च। यानी धर्म के अनुकूल, धर्म के दायरे में अर्थ और काम को रखते हुए मोक्ष की ओर जाने के लिए यदि रोग होंगे, तो यह जो प्रवास है, यह जो यात्रा है मोक्ष की ओर जाने की, यह खंडित हो जाएगी। यात्रा में कठिनाइयां निर्माण हो जाएंगी, अवरोध निर्माण हो जाएंगे। यह अवरोध निर्माण न हो, इसके लिए आगे कहा है रोगा तस्य अपहर्तारम, रोगों का अपहरण करने वाला, श्रेयसः जीवितस्य च, और जीवन को श्रेय की ओर ले जाने वाला, मोक्ष की ओर ले जाने वाला, यह है आयुर्वेद का लक्ष्य। भारत में यह भी मान्यता बहुत सामान्य लोगों तक पहुंची हुई थी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यह धर्म साधना के लिए, यानी धर्मानुकूल अपनी इच्छाओं कामनाओं को और अपने पुरुषार्थों को, उन कामनाओं की इच्छा पूर्ति के जो पुरुषार्थ हैं, जिसे अर्थ कहते हैं, उनको धर्म के नियंत्रण में रखने की दृष्टि से शरीर उसका एक बहुत प्रबल ऐसा साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस धर्म के कारण, इस धर्म की साधना के कारण, शरीर को श्रेष्ठ रखने के कारण, आगे जैसे धर्म की परिभाषा में हमने सुना पूर्व व्याख्यान में, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिसमें अभ्युदय भी प्राप्त होता है, जो ऐहिक उन्नति है, जो सुख शांतिमय जीवन प्राप्त होना है इस जीवन में, वह भी प्राप्त होता है, और उसके साथ में हमारा मोक्ष का जो मार्ग है वह भी प्रशस्त होता है। इस प्रकार से भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि का जो लक्ष्य है, या भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, जो सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनका लक्ष्य है लोगों को उनके जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति में सहायता करना। अब देखिए किस प्रकार से पूरे जीवन के हर क्षेत्र को
इस जीवन के लक्ष्य के साथ समन्वित किया गया था। इसके लिए कहा गया था कि जो विद्याएं सीखना है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसके लिए कहा गया सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या आपको मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाती तो विद्या नहीं है। तो सीखना, शिक्षा प्राप्त करना, इसका लक्ष्य भी भारतीय चिंतन में, भारतीय दृष्टि में मोक्ष प्राप्ति ही है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी लक्ष्य तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से शरीर श्रेष्ठ रहे, उसके माध्यम से अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति वह कर सके, इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र होता है। यह एक मोटी मोटी स्वास्थ्य और हेल्थ, इन दो क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय दृष्टि की समझ है। इसके अनुसार फिर आयुर्वेद में जो विचार हुआ है, भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि में जो विचार हुआ है, वह प्रकृति सुसंगतता का है। क्योंकि प्रकृति से सुसंगत आपका व्यवहार जब होता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहुत सरल सी बात है। जब ठंड के दिन आते हैं तो हमारी अलमारियों में से हम स्वेटर निकालते हैं, कोट निकालते हैं, गर्म वस्त्र निकालते हैं, रजाइयां निकालते हैं और उनका उपयोग शुरू कर देते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है, एक एक करके धीरे धीरे इनको हम फिर अलमारी में लगा देते हैं। अब यह जो नहीं करते, वह अपने लिए प्रकृति विसंगत जीवन के कारण रोगों को निमंत्रण देते हैं, अस्वास्थ्य को निमंत्रण देते हैं। तो प्रकृति सुसंगत जितना जीवन रहेगा उतना जीवन सुखमय होगा। प्रकृति विसंगत जितना भी आप जीवन जिएंगे उतना जीवन में सुख शांति का कम होना अनिवार्य बात है। अब इस स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य का प्रकृति के साथ का संबंध कैसा है, इसे हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरह से जाना था। और इस कारण प्रकृति सुसंगत जीवन कैसे जिया जाता है, इसका ज्ञान घर घर में हुआ करता था। हमारे घरों में दादी माँ का बटुआ हुआ करता था। आजकल तो दादी माँ को कुछ पता नहीं होता है, वो उतनी ही अनजान होती है स्वास्थ्य के शास्त्र की दृष्टि से। हमारी जो शायद मेरी उम्र के हैं, आयु के हैं, वे जानते हैं उनके काल में कई घरों में दादियों का बटुआ हुआ करता था और उस बटुए में छोटी 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 ऐसी दवाइयां होती थी और बहुत प्राकृतिक ऐसी वो दवाइयां होती थी, गोलियां नहीं होती थी। फिर कहीं उसमें हल्दी होती थी, तो उसमें कहीं कोई जड़ी बूटी होती थी, कोई अम्बे हल्द होती थी, उसकी बूटी उसमें हुआ करती थी। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ऐसी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त ऐसी दवाइयों से वह दादी का बटुआ भरा हुआ करता था। इतना यह स्वास्थ्य का ज्ञान घर घर तक पहुंचा हुआ था। ये भारत विश्व गुरु जो बना, यह ऐसे ही नहीं बना। समाज जीवन का, समाज के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे तब तो वह उन्नति कर सकता है, तब तो वह परिश्रम कर सकता है, तब वह पुरुषार्थ कर सकता है। इस दृष्टि से ये स्वास्थ्य का विचार घर घर में पहुंचाया गया था और घर के लोग सामान्यतः जानते थे ये प्रकृति सुसंगतता होती क्या है। तो इस प्रकृति सुसंगतता के कुछ पहलुओं का विचार हम करके देखते हैं। इनमें से कई बातें तो हम में से कई लोग जानते होंगे, जैसे
आयुर्वेद का आधार है त्रिदोष संतुलन। 3 प्रकार के दोषों से मनुष्य का शरीर जो है यह व्याप्त होता है। वैसे तो अलग अलग स्थानों पर इन दोषों का जो प्रमाण है, मात्रा है, वो कम ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी व्याप्ति तो पूरे शरीर भर में होती है। ये 3 जो दोष हैं इनके नाम है वात, पित्त और कफ। अब इनका प्रकृति के साथ में कैसा संबंध है, मनुष्य के शरीर के साथ में कैसा संबंध है, मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ में कैसा संबंध है, इसे भी समझना बड़ा रोचक होगा। भगवत गीता बताती है कि प्रकृति में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जिसमें त्रिगुण नहीं है। और ये हम जानते हैं, त्रिगुण बताए हैं भगवत गीता में। मन, बुद्धि, ये रज, तम और सत्व, ऐसे 3 गुण बताती है भगवत गीता। यह हर मनुष्य में होते ही हैं, और जैसे मनुष्य में होते हैं वैसे ही प्रकृति के हर अस्तित्व में, हर पदार्थ में भी होते हैं। हमारे नौकानयन शास्त्र के जो ज्ञाता है वे जानते हैं कि नौका के किस हिस्से के लिए किस वर्ण की लकड़ी का उपयोग करना। जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है उसके लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना, और जो ऊपर जहाज के अंदर किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना। हमारे जो है मंदिर बनाने वाले लोग हैं, जो मंदिर बनाने वाले लोग हैं वे भी ये जानते हैं कि मंदिर में मूर्तियां जिस पत्थर से बनती हैं वह विप्र वर्ण का पत्थर होता है, और जो पेड़ियां बनती हैं जिस पर बार बार लोग पैर चढ़ उसके ऊपर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर की जो दीवारें हैं उसके लिए अलग पत्थर का उपयोग होता है, तो मंदिर की जो भूमि है उसके लिए अलग पत्थर का उपयोग होता है। यह उनके वर्णों के अनुसार होता है। उस पत्थर की पात्रता के अनुसार उपयोग करना यह हमारे शास्त्रों के जानकार जानते थे, अभी भी जानते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी ये तीनों गुण, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण होते ही हैं। भगवत गीता में इनके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार को जोड़ा गया है। क्यों, अष्टधा प्रकृति में 5 तो भौतिक ऐसे पदार्थ होते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं। अभी देखो इनका समीकरण कैसे बनता है। तो वात दोष हम लें, उसके साथ में समीकरण बनता है हमारे त्रिगुणों में से जो अहंकार है उसका वात के साथ में समीकरण बनता है। त्रिगुण की दृष्टि से हम देखते हैं तो वात का संबंध यह जो तमोगुण है उसके साथ बनता है, और इसके साथ में हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या भी जुड़ती है। हम देखते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के जो 12 घंटे हैं, और उस सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो 12 घंटे हैं, इनमें भी इसी प्रकार से जो वात, पित्त, कफ हैं यह प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन है
इसमें भी बाल्यावस्था में कफ प्रवृत्ति बलवान होती है, युवावस्था में पित्त प्रकृति बलवान होती है, और वृद्धावस्था में वात प्रकृति बलवान होती है। इसलिए सामान्यतः वृद्धों के दृष्टि से रोगों का जो विचार होता है, जो प्रत्यक्ष में हम पाते हैं, देखते हैं, वह वात से पीड़ित रोगों का होता है। तो वात इस त्रिदोष में से एक दोष के साथ में एक और तो अहंकार जुड़ा है, दूसरी ओर त्रिगुणों में से तमोगुण जुड़ा है। फिर आगे दूसरे दोष के ऊपर आते हैं, पित्त के ऊपर। तो पित्त के साथ में त्रिगुणों में से जो रजोगुण है वह जुड़ा है, उसके साथ में जो व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं मुख्य, उसमें से जो मन है यह जुड़ा हुआ है। इसके लिए कहा जाता है मन रजोगुणी है, तो यह उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जो कफ है, त्रिदोषों में से तीसरा दोष जो है, उसके साथ में त्रिगुण में से जो गुण जुड़ा है वह है सत्व गुण। कफ प्रवृत्ति के लोग, यानी कफ दोष की जिसमें प्रधानता होती है, ऐसी प्रकृति जिनकी होती है, ऐसा स्वास्थ्य जिनका होता है, वह सामान्यतः सत्वशील लोग होते हैं। इसके साथ में मनुष्य के व्यक्तित्व का जो बुद्धि या गुण जुड़ता है, इनका समीकरण बनता है। और इसी प्रकार से जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में भी जो कफ प्रवृत्ति का काल है, जो सूर्योदय से आगे 4 घंटे चलता है, यह सत्व गुण का या बुद्धि के प्रभावी होने का काल होता है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से कहा जाता है कि जो प्रातः काल जल्दी उठकर अध्ययन करना चाहिए, वह इसी के कारण कहा गया है कि उस समय आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। इस प्रकार से प्रकृति से सुसंगत इस प्रकार जब हमारी ऋतुचर्या होती है, ऋतुचर्या में भी देखिए 3 ऋतुएं मुख्यतः है हमारे यहाँ। वैसे तो 6 में उसका विभाजन किया गया है, लेकिन मोटे मोटे हम कहें तो इसमें गर्मी है, वर्षा है और ठंड है। ऐसे ऋतुओं में भी 3 प्रकार का भेद हम पाते हैं, और जिनका समीकरण इन आयुर्वेद में बताए हुए त्रिदोषों से है। इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से जो आयुर्वेदाचार्य होता है, जानकार होता है, वह उस व्यक्ति के त्रिदोषों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन किस प्रकार से वह करता है, इसका विचार थोड़ा आगे चलकर हम करेंगे। अभी मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना निवेदन सबके सामने करें। धन्यवाद। स्वाति जी। स्वाति जी तैयार हैं या मैं आगे बढ़ाऊं विषय? लगता है मैं अपना विषय आगे बढ़ाऊं वो ठीक रहेगा। तो यह जो प्रकृति सुसंगतता है, इसका कितनी गहराई से विचार हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है, यह हम हमारी शिक्षा व्यवस्था से भी समझ सकते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी समझ सकते हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है तो सब में अष्टधा प्रकृति के 8 अंग तो सब में है, लेकिन इन अंगों की जो मात्रा है वह कम ज्यादा होती है, और उसके कारण हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। और इसे जो अच्छी तरह समझ पाता है और इस व्यक्तित्व के
यानी मन बुद्धि अहंकार को भी व्यक्ति के उसमें जो भिन्नता है, औरों से भिन्नता है, इसे जो समझ पाता है वह श्रेष्ठ गुरु बन सकता है। अन्यथा तो जैसे मेडिसिन वाले होते हैं वैसा ही बनेगा। वो क्या करते हैं मेडिसिन वाले? वो रोग का निवारण करने के लिए गोलियां देते हैं, रोगी के लिए गोलियां नहीं देते हैं। रोगी कैसा भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, वो गोलियां देते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, वह रोग को दूर करने के लिए गोलियां देते हैं, और रोगी को रोग मुक्त करने के लिए नहीं देते हैं। और इसके कारण आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तो आपको गोली दे देता है, पैरासीटामोल खिला देता है आपको। उसके अलग अलग जो तीव्रता है ऐसी गोलियां खिला देता है आपको। आपको तात्कालिक रोग मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन यह सरदर्द आपको किस कारण था, यह तो न तो वह वैद्य डॉक्टर जानता है और न अपने पेशेंट को बताता है। इसके लिए हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से जो वैद्य है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उतना ही कठिन भी है। ये कोई भी रोगी आया, उसने बताया कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, तो दे दी उसको, पेन किलर दे दिया, दुख नाशक ऐसी गोलियां खिला दी, बहुत सरल है। लेकिन व्यक्ति का यह पेट किस कारण दुख रहा है, इसके मूल में जाना और मूल में जाकर उस रोग को निर्मूल करना, यह सरल बात नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति में वात पित्त कफ इनकी मात्रा में भिन्नता होती है, इनका संतुलन भिन्न होता है। इसे समझने वाले वैद्य ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। इसके लिए वैद्यों को भगवान कहा जाता है। दुर्भाग्य से तो आज डॉक्टरों को भी भगवान कहा जाने लग गया है, क्योंकि जैसे तैसे वो आपको ठीक तो कर देते हैं, तात्कालिक लाभ तो आपको मिल ही जाता है। आगे इस व्यक्तित्व के विचार को आगे और बढ़ाएंगे। अभी स्वाति जी आ गई हैं, तो स्वाति जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना निवेदन पूरा करें। धन्यवाद। फिर आगे के विषय हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान यह व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है वो दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है। दोनों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन ये छूट में 799 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये छूट हम बार बार इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिएगा। हर एक भारतीय के घर में ये ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। जीवन का भारतीय प्रतिमान मतलब भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला यह ग्रंथ है। वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन करने वाला ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम जरूर खरीदना चाहेंगे। मैं आपसे सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है www.bhishmaprakasan.com, इस पर जाकर भी आप पंजीकरण कर सकते हैं, या हमारा जो गूगल पे क्रमांक है 9503864401, इस पर पेमेंट करके आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना पूरा नाम पता संपर्क क्रमांक अगर भेज देते हैं तो आपको ये घर बैठे मिल सकते हैं। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। इसके कुल पृष्ठ 200 है और मूल्य 350 है, लेकिन मात्र 250 रुपए में ही हमने आपके लिए उपलब्ध किया है। उपहार देने के लिए ये तीनों एक साथ अगर लेते हैं तो 1000 रुपए में ये आपको मिल जाएंगे। ये जो कुटुंब सुदृढ़ीकरण ग्रंथ है मात्र 250 में आप किसी को भी उपहार में दे सकते हैं। इसका भी गूगल पे क्रमांक वही है
पंजीकरण आप वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। दोनों के लिए प्रक्रिया वही है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें उसी नंबर के व्हाट्सएप पर डालिएगा। आपको घर बैठे ये किताबें मिल सकती है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आह्वान करती हूँ, विनती करती हूँ कि ये अपने समविचारी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रकृति सुसंगत होने पर विचार कर रहे थे। उस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न है, उसके त्रिदोष संतुलन का जो बिंदु है वह भिन्न है। इसे समझकर, इसे जानकर जो वैद्य उस रोगी का रोग निवारण करता है, वह उस रोग के मूल को नष्ट कर देता है। स्वास्थ्य में तो अपेक्षित यही होता है कि रोग का मूल यदि उसके मन में है तो उसके मन में भी इस प्रकार का आत्मविश्वास निर्माण किया जाए कि जिसके कारण वह रोग हो ही नहीं उसे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए दवाई की मात्रा भिन्न होगी, दवाई की का प्रकार भिन्न होगा, यह जैसे देखा जाता है, उसी प्रकार से जो चेतन ऐसी जो दवाइयां होती हैं, यानी जो वनस्पतियों से या जो पशुओं से प्राप्त ऐसी जो दवाइयां होती हैं, उनके बारे में, और ये मुख्यतः वनस्पतियों से प्राप्त ही दवाइयों का उपयोग हमारे यहाँ होता रहा है। अपवाद के रूप में प्राणियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली दवाइयों का उपयोग बहुत अपवाद रूप से आपद धर्म के रूप में होता रहा। तो ये वनस्पति से भी, उस वनस्पति की उसकी छाल है, उसका जो लकड़ी है, उसके जो मूल हैं, उसके पत्ते हैं, उसकी टहनियां हैं, उसके फल हैं, उसके फूल हैं, ऐसे विभिन्न वनस्पति के अवयवों को दवाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह हमारा आयुर्वेद शास्त्र अच्छी तरह जानता है। और इसके लिए इसकी एक बड़ी अच्छी कथा है जीवक की, जो एक बहुत श्रेष्ठ ऐसा शल्य शास्त्री रहा है, जो दिमाग के भी शल्य क्रिया करता था। उसके जीवन की ये कथा है। बहुत गरीब था। जब शिक्षा उसकी पूरी हुई तो गुरु से उसने दक्षिणा क्या दूं ऐसा पूछा। गुरु जानता था कि ये कहाँ से दक्षिणा देगा, इसमें इसके घर में तो दरिद्रता भरी हुई। उन्होंने कहा कि बस तुम लोगों की सेवा करो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो बहुत जिद कर दी इस जीवक ने, नहीं नहीं, बाकी सब लोग विद्यार्थियों को तो आपने कहा है गुरु दक्षिणा, उन्होंने पूछने पर आपने बताई है, मुझे भी बताइए। तो गुरु ने कहा कि ऐसा करो, यह जो अपना गुरुकुल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के इर्द गिर्द एक 2 मील के क्षेत्र में ऐसी कोई वनस्पति मिलती है क्या कि जिसका औषधि के रूप में कोई उपयोग नहीं? तो ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाओ। और कहते हैं कि कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, और जीवक वापस नहीं लौटा। तो गुरु को एक दिन अचानक याद आया कि अरे ये जीवक क्या कर रहा है अभी। तो ढूंढने निकले उसको, जहां उसको पाया दुर्बल अवस्था में अस्थि पंजर हो गया है ऐसा। और वनस्पति के पीछे, अध्ययन के पीछे लगा हुआ, एक वनस्पति के पास जाता है, उसकी छाल वाल सबका परीक्षण निरीक्षण करता है और छोड़ देता है उसको, प्यारे इसका तो उपयोग है औषधि के लिए। और इससे गुरु जब कहता है कि
क्या जीव क्या कर रहे हो अब तक यहाँ? मैं तो सोच रहा था कब के आ गए होते आप। बोले क्या करूं गुरुदेव, आपने एक छोटी सी बात गुरु दक्षिणा में मांगी, लेकिन मैं आपको वह देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं 6 महीनों से घूम रहा हूं, मुझे एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली कि जिसका औषधि के रूप में उपयोग न होता हो। कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की पूर्णत्व वनस्पति विज्ञान का और उसका स्वास्थ्य के साथ में जुड़े संबंध का कितनी पूर्णता से अध्ययन हमारे पूर्वजों ने किया होगा। तभी से एक मंत्र यह प्रचार में आया, उसमें कहा गया है अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम औषधम। ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र के लिए उपयोग नहीं हो सकता। ऐसी कोई वनस्पति नहीं, इसका मूल नहीं जिसका उपयोग औषधि के लिए नहीं हो सकता। और ऐसा कोई मनुष्य निठल्ला नहीं होता जिसका उपयोग मानव जाति के लिए या विश्व के लिए नहीं हो सकता। बस योजक की आवश्यकता होती है। ऐसे योजक होना यह वैद्यों के लिए, चिकित्सा करने वाले लोगों के लिए, भारतीय स्वास्थ्य सेवा करने वाले लोगों की दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार से योग्यता प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, तभी कई प्रकार की विद्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वह वैद्य आत्मसात कर पाता है। आज हम देखते हैं कि नाड़ी परीक्षा लगभग शून्यवत हो गई है। अपवाद से, अभाव से ही कोई अच्छी नाड़ी परीक्षा करने वाला वैद्य, प्रतिष्ठित प्रसिद्ध ऐसा वैद्य सुनाई देता है कि जो नाड़ी परीक्षा से कहता है, रोगी कहने लगता है कि भाई मुझे ऐसा वैसा, वो कहता है चुप रहो, मैं कर रहा हूं ना नाड़ी परीक्षा, वैद्य कौन है? वो उसे रोक देता है और फिर नाड़ी परीक्षा करते हुए वो पूछता है तुम्हें ऐसा हो रहा है ना? रोगी कहता है हाँ। इस प्रकार से रोगी को रोग कहाँ है इसको नाड़ी परीक्षा से जान जाता है। इतनी श्रेष्ठ नाड़ी परीक्षा करने वाले लोग भारत में हुआ करते थे, लेकिन उसके लिए आवश्यक जो तप है, उसके लिए जो आवश्यक साधना है, उसके लिए आवश्यक ऐसा त्यागमय, साधनामय, तपोमय जीवन जीने वाले लोग न होने के कारण नाड़ी परीक्षा लोग करने वाले, उसका आभास करने वाले ऐसे लोग रोगियों को मूर्ख भी बनाते रहते हैं। तो नाड़ी परीक्षा यह हमारी स्वास्थ्य क्षेत्र का एक बहुत श्रेष्ठ ऐसा पहलू है। ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें हमारे पूर्वजों ने ऐसे पराक्रम किए हैं कि जिनका अनुसरण आज भी दुनिया कर रही है। अभी जो वर्तमान में कोरोना का काल गया और हम जानते हैं इसके लिए जो लसीकरण का विषय हुआ, यह तो वास्तव में भारत में विकसित विद्या थी। टीकाकरण हमारे यहाँ देवी हुआ करती थी माता, तो माता का जब प्रकोप होता था तो रोगी बन जाता था व्यक्ति, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए टीका बनाया जाता था और टीकाकरण के माध्यम से रोग को दूर किया जाता था। वही टीकाकरण हमारे देश के जो जानकार थे उनसे सीखकर इंग्लैंड के लोगों ने, यह जो आज लसीकरण का मामला चला, उसका आधार उस टीकाकरण के हमारा जो भारतीय ज्ञान था उसमें है। ऐसे कई रोग हैं आज भी जिनके ऊपर एलोपैथी के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे पीलिया का रोग है, जॉन्डिस का रोग है, इसके लिए कोई दवाई एलोपैथी में नहीं है। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, मंत्र के माध्यम से
किसी का पीलिया कम होते हुए मैंने देखा है, अनुभव किया है। वह जो वैद्य है, यह रोगी के सामने आकर ध्यान लगाकर बैठ जाता है। आगे सामने कटोरी में पानी है, और जैसे जैसे वो मंत्र कहता है, उस पानी का जल जो है धीरे धीरे पीला रंग का होने लग जाता है। यह जो पीलिया उस व्यक्ति के अंदर फैला हुआ है, उसकी मात्रा कम होती जाती है। लेकिन इस प्रकार से ध्यान लगाकर मंत्र के माध्यम से किसी का पीलिया ठीक करना, यह साधना का काम है, तपस्या का काम है। ऐसा करने की न तो सामर्थ्य और न ही इच्छा आज हमारे युवकों में दिखाई देती है। लेकिन यदि हमें वास्तव में मानव जीवन को सुखी, समाधानी, शांत, प्रकृति सुसंगत बनाना है, तो इन सब विद्याओं को फिर से जागृत करना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसका उपयोग आजकल होने लगा है, वह क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो विषय है, एक व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति निर्माण करना, वास्तव में तो इसका सबसे पहला उपयोग यह महाभारत के काल में जो 100 कौरवों को जन्म दिया गांधारी ने, और एक काल ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष के काल में यह हो गया। थोड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न आना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय शास्त्र इसका सटीक ऐसा विवरण बताते हैं कि किस प्रकार से गांधारी के गर्भ से, जो ठहरता नहीं था, किसी के कारण वह गर्भ गल जाता था। ऐसे गले हुए गर्भ को लेकर व्यास मुनि ने किस प्रकार से 100 कौरवों का निर्माण किया, यह महाभारत में वर्णित है। तो किस प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्र की छलांग लगी हुई थी। आज भी अपवाद से ही कुछ विशेष रूप में ही ये क्लोनिंग के प्रयोग हुए हैं। इसके साथ में ग्वालियर के एक डॉक्टर मातापुरकर बने डॉक्टर थे, एलोपैथी में ही सीखकर बड़े हुए, आयुर्वेद का अध्ययन किया उन्होंने। और जब महाभारत का ये उन्होंने पढ़ा, उसको लेकर उन्होंने उसके ऊपर खोज कार्य किया, और उनकी समझ में ये आया कि आज जो ये अवयव प्रत्यारोपण का काम होता है, कि लीवर बदल दिया, बहुत कठिन है लेकिन बदल रहे हैं लोग, हृदय बदल दिया, प्रत्यारोपण कर दिया, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से उस अवयव का शरीर के अंदर निर्माण किया जा सकता है। हाथ कट गया है तो कटा हुआ हाथ उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नया हाथ उसमें से उगाएगा। इसे स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। इसका विकास उन्होंने किया, माता पुरकर जी ने। और इसका जो आधार है, वह गर्भधारणा के लिए जो बीजारोपण होता है, ये जो बीज है, इसको बचाकर रखने से, इस बीज के माध्यम से यह अवयव निर्माण संभव है, ऐसा उन्होंने करके बताया। जो मनुष्य जब जन्म लेता है, तब माता के साथ वह नाल से जुड़ा होता है। ये जो नाल है, इस नाल में वह गर्भ के बीज होते हैं। और हमारे यहाँ एक परंपरा, प्रथा रही है कि उस नाल का एक टुकड़ा काटकर एक ताइत में उसे अच्छी तरह से आवेष्टित कर उस बच्चे को बांध दिया जाता था, या तो गले में या बाजू में। और जब इस प्रकार की आवश्यकता होती थी, तो उस गर्भ बीज को निकालकर उसके माध्यम से अवयवों का निर्माण संभव हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने जैसे एक एक विद्या गंवाई, ऐसी यह विद्या भी
हमारे ज्ञान के क्षेत्र से बाहर। इस प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी विद्याएं हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने विकसित की थी। ऐसी एक विद्या है प्लास्टिक सर्जरी की। हमारे यहाँ तो नाई ये काम किया करते थे। गुजरात में एक कथा है, एक राजा था, उसने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको अन्यायपूर्वक उसको दंडित कर दिया। तो बहुत गुस्सा हो गया। उस जो तथाकथित अपराधी था उसका नाम था कादू मकराणी। तो उसने कहा मैं इस राजा से बदला दूंगा। तो उसने क्या किया, अपना एक गिरोह बनाया और उस राजा के राज्य के लोगों के नाक काटने लग गया। अब कल्पना करिए, राजा त्रस्त हो गया। बार बार उसके पास ऐसी ये आती थी, तकरारें आती थी कि नाक काट दिया, कादू मकराणी नाक काट दिया। अब कादू मकराणी तो मिलता नहीं था, लेकिन नाकों को तो ठीक करना होगा। तो डॉक्टर, उसका जो राज वैद्य था, उस राज वैद्य ने आयुर्वेद का उपयोग करते हुए फिर से नाक का प्रत्यारोपण ये शुरू कर दिया। प्लास्टिक सर्जरी का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। जितने ऐसे ऑपरेशन उस वैद्य ने गुजरात में किए, इतनी बड़ी संख्या में प्लास्टिक सर्जरी आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की। ये एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी था जिसका युद्ध में नाक कट गया था। उसको जब किसी नाई ने कहा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो बड़ा अचंभे में पड़ गया। और उस नाई ने उसकी नाक फिर से ठीक से जिस प्रकार से पहले थी उस प्रकार की बनाकर उसको बताया। तो उसने उस नाई से उसकी प्रक्रिया समझी, सीखी और फिर इंग्लैंड में जाकर इसके ऊपर शोध कार्य हुआ और प्लास्टिक सर्जरी की विद्यालय वहां खड़े हुए, दुकानें खड़ी हुई। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हर प्रकार के रोग की दृष्टि से इस भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि में विचार किया गया है। इसमें जो दवाइयों का भी उपयोग होता है, वनस्पतियों का उपयोग होता है, उनके संदर्भ में भी किस वनस्पति का जने रोग मूलक, रोग निर्मूलक ऐसा अंग हमने लेना है, तो उसकी आराधना किया करते थे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी रोग का, रोगी की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं आपके पास प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपके जो फल हैं, आपकी जो छाल है, आपके जो मूल हैं, वह लेने की अनुमति प्रदान करें। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में, क्योंकि वनस्पति हमारे यहाँ चेतन मानी गई है। जगदीश चंद्र बसु ने पूरे विश्व भर में अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके बताया कि वनस्पति में भी जीवात्मा होता है, तो वह चेतन है। तो चेतन से कुछ भी लेते समय जैसे वो नाराज न हो, इस दृष्टि से उसकी प्रार्थना की जाती है, उसकी स्वीकृति ली जाती है। इस प्रकार से स्वीकृति लेकर उससे प्रार्थना कर हमारे यहाँ जो वैद्य हैं वो वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। उसके लिए किस वनस्पति से लेने के लिए मुहूर्त कुछ होते हैं, तो उस मुहूर्त में ही वो वनस्पति ढूंढनी होती है। उस वनस्पति का यदि आप उपयोग करते हैं तो वह परिणामकारी होता है। तो मुहूर्त देखा जाता था, समय देखा जाता था, और इस दृष्टि से प्रकृति सुसंगतता के जितने भी पहलू हो सकते हैं, उन सब पहलुओं का विचार इसमें हुआ था। आहार विहार के बारे में भी बहुत गहराई से अध्ययन भारत में रहा है। आयुर्वेद का तो विचार ही वास्तव में श्रेष्ठ आहार विहार का विचार है। इस प्रकार के आहार विहार की सही आदत रखने वाली जो जीवन शैली है, यह रोग के निवारण का जो चौथा स्तर है। रोग का सबसे नीचे का स्तर तो यह है
ये दुर्धर रोग है, ये ठीक होने वाला नहीं है, बस इसके साथ में जियो। जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिकित्सा करने में ही शायद, ऑपरेशन करने में इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसके लिए अब इनको जीने दो, जितना जिए जीने दो। तो रोग के साथ में जीना। दूसरा होता है रोग का निवारण करना। तीसरा होता है रोग का निवारण से भी आगे का चरण जो है वो है अवरोध शक्ति अपनी बढ़ाना, निर्माण करना। तो आयुर्वेद में अवरोध शक्ति बढ़ाने पर बल है, लेकिन उससे भी आगे अवरोध शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से विचार करने भी की भी आवश्यकता न हो। इस प्रकार से जीवन शैली ही ऐसी हो कि जो अपने आप अवरोध शक्ति निर्माण करे, कि जो मनुष्य के शरीर को रोग मुक्त रखे। इस प्रकार से उसकी सीमा तक, जितनी सीमा तक हो सकता है उतनी गहराई से विचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ किया गया है। और भी हम देखते हैं प्रकृति सुसंगतता का और भी एक लक्षण देखिए। कहा गया है यद देशस्य यो जंतु तद देशस्य औषधि। जिस भौगोलिक क्षेत्र में जो रोग पाए जाते हैं उनकी दवाई वास्तव में वहां का अन्न ही होती है। और अन्न से भी आगे बढ़ें, थोड़ा रोग यदि और तीव्र हो जाए तो औषधि भी उस क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इतना गहराई से विचार किया हुआ है। इसके साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पहलू है, जिसका विचार पूरे भारतीय जीवन में से नष्ट हो गया है। भारतीय जीवन ही नहीं तो पूरे विश्व का मानव जीवन ध्वस्त करने वाली जो है, यह जो अनिष्ट गति जीवन को प्राप्त हो गई है, यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा घटक है जो रोग निवारण में बहुत सारे अवरोध निर्माण करता है। इस अनिष्ट गति के कारण आयुर्वेदिक वैद्य उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। रोगी जाता है वैद्य के पास और कहता है कि मुझे कुछ दे दो ऐसा कि जिसके कारण तुरंत मेरा सर दर्द ठीक हो जाए और मैं दोपहर को काम पर जा सकूं। वैद्य कहता है देखो भाई, ऐसा तो नहीं होगा, आपके रोग का मूल है, उसको दूर करना है तो समय लगेगा, और यदि यह बहुत पुरानी बीमारी है तो समय भी अधिक लगेगा। भाग जाता है रोगी वहां से और फिर एलोपैथी के डॉक्टर के पास पहुंचता है। एलोपैथी का डॉक्टर उसके रोग का तात्कालिक निवारण करने के लिए दवाई दे देता है और खुश होकर जो रोगी है वह काम पर चला जाता है। लेकिन इसके कारण वह जो दवाइयां वो खाता है वह उसकी अवरोध शक्ति को कम करती है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है यह अहिंसक है, जबकि एलोपैथी की जो प्रणाली है, जो एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स तो कहा ही इसके लिए जाता है कि जो सजीव सूक्ष्म जीव शरीर में होते हैं उनको ध्वस्त करने वाला, उनका शत्रु, ऐसी कोई दवाई शरीर में डाल दी जाती है। और फिर ये जो दवाई होती है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे कुछ भी न देखते हुए सामने जो भी सूक्ष्म जंतु आ जाए उसको नष्ट करती जाती है। और इस नष्ट करने की प्रक्रिया में जो मानव शरीर के लिए हितकारी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं उनको भी नष्ट कर देती है। तो मानव की जो अवरोध शक्ति है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन इसकी जो जीवन को अनिष्ट गति प्राप्त हो गई है, इसके कारण एलोपैथी को बढ़ावा मिलता जा रहा है। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वे भी एलोपैथी का उपयोग करने लग गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वैद्यक की डिग्री प्राप्त जिन्होंने की है, पदवी प्राप्त की है, पदवी का प्राप्त की है, ऐसे लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं। इस श्रेष्ठ ऐसे सर्वहितकारी प्रकृति के साथ सुसंगतता से जीवन जीने वाली
ऐसी जीवन शैली को यदि बचाना है, स्वास्थ्य की प्रणाली को बचाना है, तो हम सब जो वास्तव में देखा जाए तो हम में से शायद ही कोई वैद्य होंगे, लेकिन जो वैद्य नहीं है, इन सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो जीवन को अनिष्ट गति प्राप्त हो गई है, जिसके कारण भारतीय स्वास्थ्य शास्त्र की जो प्रकृति सुसंगत है, जो मानव जाति के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए हितकारक है, उसको नष्ट करने की दिशा में ले जाने वाली जो ये अनिष्ट गति है, इस जीवन की अनिष्ट गति को कम कैसे किया जा सकता है। मैं जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, उस क्षेत्र में इस अनिष्ट गति को बढ़ाने वाले, इस अनिष्ट गति तक ले जाने वाले ऐसे कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनका विरोध मैंने करना होगा, इसका विचार हमें करना होगा। जैसे नौकरी का विषय है, तो नौकरी करने वाले लोग यह जीवन की गति को अनिश्चितता तक आगे बढ़ा देते हैं। जो कौटुंबिक उद्योग चलाने वाले लोग होते हैं, वह स्थिरता लाते हैं समाज जीवन में, और नौकरी करने वाले लोग अस्थिरता निर्माण करते हैं समाज जीवन में, अनिष्ट गति तक ले जाने के लिए सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय स्वास्थ्य दृष्टि का विचार जो है, इसको यदि हमें वास्तव में सर्वहितकारी बनाना है, तो जीवन की अनिष्ट गति को दूर करने के लिए जीवन के भारतीय प्रतिमान को समग्रता में जीवन में उतारना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भी हमें समझना होगा, और इस दृष्टि से जो औषधि का क्षेत्र है, इसकी ओर देखना होगा। एक और प्रकृति सुसंगतता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, इसके लिए थोड़ा समय होने के उपरांत भी मैं 1-2 मिनट लेकर बताता हूं कि जो जितनी भी एलोपैथी की औषधियां बनती हैं, ये जो फार्मासिस्ट कंपनियां बनाती हैं, यह लगभग 100% औषधियां यह प्रकृति का प्रदूषण करती हैं। आप जहां जहां ऐसी औषधि उद्योग होंगे, उसके वातावरण में जाकर देखिए, आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार की प्रदूषित वातावरण में वह उद्योग काम कर रहे हैं। कितनी भी सावधानी वो ले, लेकिन पर्यावरण को तो प्रदूषित करना ही करना होता है। ये प्रदूषण करने वाली ऐसी दवाइयों से मुक्ति पानी है। आयुर्वेद का तो कहना है कि दवाई भी बनेगी तो प्रकृति को प्रदूषण करके नहीं बनेगी। इसके लिए रासायनिक प्रक्रिया कम से कम होने वाली ऐसी ये दवाएं होती हैं। सीधे सीधे वनस्पति से लेकर सीधा उपयोग कर लिया, सीधे सीधे प्रकृति में जो नमक प्राप्त है उसका उपयोग कर लिया, सैन्यों का उपयोग कर लिया, प्रकृति में जो अन्य अन्य धातु प्राप्त है उनका उपयोग कर लिया। धातुओं का भी उपयोग किस प्रकार से किया जाता था, तो धातु भस्म निर्माण करते थे कि जिससे धातुओं का जो विषैलापन होता है, पारामारण की प्रक्रिया हमारे यहाँ विकसित हुई। आज भी दुनिया के सामने वह एक आश्चर्य की बात है। विदेशों में भारत से जाने वाली जो औषधियां होती हैं, उसमें पारे का उपयोग जिनमें होता है वो नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि भारत में आयुर्वेद तो बताता है कि पारामारण, पारे का उपयोग तो इन औषधियों में पारामारण की प्रक्रिया करने के बाद में किया गया है। इसे प्रकृति सुसंगत, मनुष्य की प्रकृति के लिए सुसंगत, ऐसी उसकी जो विषैलापन दूर करने के बाद में उसकी जो वैद्यकीय गुणवत्ता है, उतनी ही जब उसमें शेष रही है, उस भस्म का, पारे के भस्म का, लोह के भस्म का, स्वर्ण भस्म का, इनका उपयोग भारत में हम करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें इस स्वास्थ्य प्रणाली को फिर से प्रस्थापित करने के लिए हम सबको योगदान देना होगा। इसे हम सब समझें, जाने, माने, और अपनी दृष्टि से, अपने क्षेत्र में उस दृष्टि से व्यवहार में कुछ परिवर्तन शुरू करें। यह आज के इस व्याख्यान से अपेक्षित है। हमारे अगले व्याख्यान का विषय होगा भारतीय अधिजनन शास्त्र, श्रेष्ठ मानव निर्माण का शास्त्र। धन्यवाद।
स्वाति जी। जी सर, जिन्हें आज के बारे में कोई सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पिछले व्याख्यान में से भी एक प्रश्न रह गया था, जी क्या वो केतन जी, पूछने वाले कोई होंगे तो वो भी पूछ लेने दीजिए। केतन जी अगर आप है तो पूछ सकते हैं शायद। मुझे याद करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, मुझे अभी एकदम देखिए याद आ गए तो पूछ लीजिएगा, जी जरूर सर। नहीं तो फोन कुलकर्णी करके भी पूछ सकते हैं बाद में। जी जी, कुलकर्णी जी पूछना चाहते हैं, कुलकर्णी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी पहली विनंती है कि जो आपने आयुर्वेद का लक्ष्य बताया था वो श्लोक धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, वो थोड़ा हाँ। आहिस्ता आहिस्ता बताया ताकि हम लिख ले सकें। दूसरा एक प्रश्न है जी। कि क्लोनिंग से जो व्यक्ति निर्माण होती है या कुछ भी प्राणी भी निर्माण होता है वो पहले व्यक्ति के शरीर का होता है जी। तो क्या ये 100 कौरव जो थे वो एक सिरे के दिखते थे? देखिए शारीरिक दृष्टि से तो यह भिन्न भिन्न, क्योंकि इनके जो गर्भ इनको प्राप्त हुआ, जो गर्भाशय से बाहर गिरा था, उस गर्भ के जो 100 टुकड़े किए गए वे सब समान नहीं थे, क्योंकि समान करने के लिए यंत्र थोड़ा ही था, तो भिन्न भिन्न ऐसी मात्रा में वो रहे। और इसके कारण जिस प्रकार से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न होता है, इसी प्रकार से ये 100 जो कौरव थे, इनमें मूल जो बीज था वो तो समान था। इसके लिए इनमें से अधिकांश यानी 100 में से केवल एक कौरव ऐसा निकला जो महाभारत के युद्ध के समय पांडवों की ओर से लड़ा। बाकी सब कौरव ये दुष्टता में दुर्योधन का साथ देने वाले ही बने, तो समानता रही उनकी। लेकिन बाकी व्यक्तित्व की दृष्टि से हर जो 100 में का हर टुकड़ा जो था उसमें भिन्नता होने के कारण उनके शरीर का आकार, उनके त्रिदोष संतुलन का तरीका, ये सब भिन्न रहा। आयुर्वेद का वो श्लोक है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य ठीक रहे, उत्तम रहे, रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च। जीवन को श्रेयस की ओर, श्रेय की ओर ले जाने वाले, रोग को दूर करने वाले, धर्म के अनुसार जीवन को जी सकें, इस प्रकार से मनुष्य के शरीर मन बुद्धि को ठीक करना, यह आयुर्वेद का उद्देश्य है। धन्यवाद जी। अगला सवाल लेते हैं। किशोर अपटे जी पूछना चाहते हैं, उनके बाद डॉक्टर मकरंद शिंदे तैयार रहिए। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, जब मैं वनवासी कलेक्शन का काम करता था तो हमारी एक बैठक ये एक वनवासी पाड़े पर हुई थी। प्रांतक बैठक थी वो। उस प्रांतक बैठक में ये वनौषधि को जानने वाला एक बड़े बूढ़े व्यक्ति थे। उनके वैदु कहिए। हाँ, वैदु हुआ करते थे। हाँ, वैदु हुआ करते थे। तो उनका एक किताब भी वनवासी कलेक्शन ने निकाला है उनके तरफ से, ये सब जानकारी लेके। तो उन्होंने एक वनस्पति ऐसी लाई थी, ऐसी गोलाकार वनस्पति थी, वो अगर हम साथ में रखे तो शेर भी अपने पास उसकी सुगंध से नहीं आ सकता, ऐसा यानी दिव्य वनौषधि उन्होंने साथ में लाई थी। हमें सबको बताई थी वो। तो उन्हें वनस्पति का ये भी गुण हमें उस दिन मालूम पड़ा कि जब ये वनस्पति साथ में रहेगी तो शेर भी हमारे पास या जंगली जानवर हमारे पास नहीं आएंगे। हिंसक का ऐसा कोई भी प्राणी पास में नहीं आएगा। हाँ, हाँ, केवल जंगली जानवर, हमने खुद वो वनस्पति मैंने खुद देखी है।
अभी उस वैदू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत साल हो गए उसके लिए भी, मेरे ख्याल से 30-40 साल हुए होंगे, इसलिए अभी मेरी याददाश्त कर्म हो गई है, उनका नाम नहीं है। मगर वनवासी कलेक्शन में उनका किताब निकाला है कि कौन कौन जी, से वनस्पति का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में वनवासी कलेक्शन ने एक बढ़िया किताब निकाला है, वो भी आज बहुत बिका जाता है। क्या मुझे एक उसकी प्रति प्राप्त हो सकती है? मैं नासिक वनवासी कलेक्शन में ट्राई करूंगा, या नहीं तो फिर जी। थाना या यहाँ देखना पड़ेगा। जी, देखिए मुझे फोन पर बता दीजिएगा तो मैं प्राप्त कर लूंगा उनसे। हाँ, नासिक में या उनका जो ये है ना, वहाँ उन्होंने क्या किताबें जब जी, ये जी, उनका जी, प्रदर्शनी लगती है ना, उस समय वो जी। किताब मिलेगी शायद। मगर हाँ, नासिक प्रांत कार्यालय से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं जी, ठीक है, आसानी से। प्रयास करूंगा। कोई भी प्राप्त कर सकता है, वो बेचने के लिए ही रखी है वो, मगर जी, बहुत जी, बढ़िया किताब है। जी, इसीलिए जी, मैंने बहुत बढ़िया। यानी मेरा इतना अभ्यास नहीं है उसमें, मगर ये अनुभव मैंने खुद लिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आपके बहुत सामने हम धन्यवाद। कुछ नहीं है, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। आपकी जो विचारधारा आप प्रस्तुत करते हैं, जो तरीका आप प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। उससे हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा इतना कंटिन्यूअस वो विषय पर बोलना, वो चलिए, हमारे बस की धन्यवाद, बात नहीं है। धन्यवाद। आगे मकरंद जी मकरंद जी प्रश्न बात पूछने के लिए पूछिए, तैयार उनके हैं। बाद हाँ, संदीप। नमस्कार दिलीप जी। मेरा एक तो आपने एक उदाहरण दिया था वो लसीकरण को लेकर, तो उसका अगर कोई संदर्भ अगर होगा तो मुझे वो चाहिए था एक। दूसरा मेरा मतलब ऐसा मानना है कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, मतलब एलोपैथी तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जैसे आपने कहा और आपने इधर मतलब उल्लेख भी किया कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स भी ऐसे आज है कि बहुत ही कम ऐसे आपको दिखेंगे जो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आज तो सब मिक्स ही प्रैक्टिस है सब जगह, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि हम उसका समन्वय करें दोनों का, एलोपैथी और आयुर्वेदिक का, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मॉडर्न साइंस के हिसाब से। जैसे और अपने का प्रकृति पूरक अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा उचित रहेगा एक। और दूसरा मैंने जो पूछा संदर्भ अगर होगा वो लसीकरण का, तो आप मुझे दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। मकरंद जी आपने जो कहा ना, देखिए ये दो, एक अहिंसक प्रणाली है और एक हिंसक प्रणाली है। तो वैसे समन्वय तो करने का प्रयास आज भी कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इससे हम ये ठीक से समझ लें कि जब विष में अमृत मिलाया जाता है तो बनता तो विष ही है। ये जो जीवन की अनिष्ट गति को कम नहीं कर पाएंगे हम, और इस अनिष्ट गति को हमने कम नहीं किया तो धीरे 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 इसमें का जो आयुर्वेद का हिस्सा है ना, वो कम होता जाएगा और नष्ट हो जाएगा। आज जैसे नाड़ी परीक्षा क्यों नष्ट हो गई है, आप विचार करिए। क्या उस नाड़ी परीक्षा का एलोपैथी के साथ में समन्वय नहीं हो सकता था? लेकिन वो साधना ही नहीं है, क्योंकि साधना तप करना ये कोई आसान बात नहीं है। तपस्या करना नष्ट हो गया। अब तो बस फार्मूला है, सर दर्द का रोगी आया तो ये गोली दे दो, पेट दर्द का आया तो ये गोलियां दे दो, पेन किलर दे दो। इस प्रकार से जब तक इस जीवन की गति अनिष्ट है, हमारे मन में हमेशा यही विचार आता रहेगा कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का समन्वय करें। तो हमेशा हमें यह ध्यान में रखना होगा, इनका समन्वय तो आयुर्वेद के शर्तों पर होना चाहिए। इसके लिए यदि शल्य के क्रिया के क्षेत्र में यदि कुछ ऐसे उपकरण निर्माण हुए हैं जो आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए सहायक हो सकते हैं, उनकी क्षमताओं को नष्ट करने वाले नहीं, तो उनकी जो साधना और तप के कारण जो उनकी क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी पुष्टि करने वाले ऐसे औजारों का, ऐसे उपकरणों का उपयोग यदि वह एलोपैथी के उपकरणों से करें तो यह आयुर्वेद के साथ में समायोजित होना है। वर्तमान में जो भी समायोजन के प्रयास चल रहे हैं, यह सब
एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद के समायोजन के हैं, और यह समायोजन आयुर्वेद को नष्ट करके ही रहेगा। जैसे आज हम ये कहते हैं कि कर्तव्य और अधिकार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब आप ये कहते हैं तो ठीक है, कोई अधिकारों के ऊपर बल देगा, कोई कर्तव्यों पर बल देगा, ऐसा नहीं होता। होता तो यह है कि मैं अपने कर्तव्यों पर बल दूं और औरों के अधिकारों पर भी बल दूं। उनके अधिकारों की पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य पूरे करूंगा, तो यह ठीक से हो पाता है। हम कहते हैं, जैसे हमारी शिक्षा का अनुभव है, जो आर्य समाज ने डीएवी स्कूल प्रारंभ किए, इसके पीछे कल्पना यही थी कि जो अच्छा है वह अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त किया जाए। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये डीएवी स्कूल का पूर्ण विचार ये है, नाम है। तो वहां भी एंग्लो वैदिक, लेकिन प्राथमिकता एंग्लो को रही, तो वैदिक को उसने नष्ट कर दिया। उसमें से केवल एक, जिसे मार्जिनल कहते हैं, सीमांत, ऐसी अवस्था वैदिक की उसमें रह गई है। यह जो डीएवी स्कूल भी हैं, यह भी उसी प्रकार के अभारतीयता में रंगे हुए युवक निर्माण करने में योगदान दे रही है, हम देखते हैं। इसलिए समायोजन तो लाभकारी होगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन यह समायोजन आयुर्वेद के लिए होना चाहिए, एलोपैथी के लिए नहीं। एलोपैथी के लिए होगा तो आयुर्वेद नष्ट हो जाएगा, और आयुर्वेद के हिसाब से होगा तो एलोपैथी के कारण जो बहुत तप किया है पश्चिम के साइंटिस्टों ने उपकरणों के निर्माण में, उसका लाभ मानवता को मिल सकेगा। लेकिन यदि हम एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद का समायोजन करने जाएंगे तो एक पत्थर की लकीर है कि आयुर्वेद को वह नष्ट करके छोड़ेगा। जैसे आज हमारी कोई भाषा अंग्रेजी के साथ में खड़ी नहीं हो पाती, अंग्रेजी सबको एक धीरे 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 नष्ट कर रही है। अगला सवाल संदीप जी, उनके बाद यानी तैयार रहिएगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। धर्मपत्नी आज किसी कारणवश नहीं आ पाई, माता जी का बुखार बहुत तेज था। आपने आग्रह भी किया था अगर वो आएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आयुर्वेद स्वाध्याय कर रही हैं। तो उसमें जो स्वाध्याय, जी 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 सर, जी बोलिए। वो चरक संहिता चौखंबा पब्लिकेशन से, और राजीव भाई की कुछ पुस्तकें हैं, और आचार्य भागवत की, तो इन तीनों का स्वाध्याय करके एक मार्गदर्शन ले रही हैं। बाकी अगर आगे भी उनको मार्गदर्शन अगर मिल सके, आप कभी जब आपके पास समय हो या आपको सही एक गुरु मिल सके जो उनको, तो मैं मानता हूँ उन्होंने खुद से इंटरेस्ट से उठाया है ये चीज, क्योंकि वो एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के, उसको उनका इंटरेस्ट नहीं आता मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, प्रोफेसर वगैरह छोड़ के फिर उन्होंने बच्चों पे कार्य किया, और फिर अभी हमने 5 साल से कोई दवाई नहीं ली है हमने, जब हम मैं आंवला और मेरा आपसे एक अनुरोध है। जी वह आयुर्वेद का अध्ययन कर रही है तो उन्हें आयुर्वेद, ये दादी का बटवा, जी जी, इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करवाइए, और जी उसको लिखित स्वरूप में, जिससे वो फिर से दादियों के पास पहुंच सके, घर घर में जा सके। इस प्रकार से उसका, उस दृष्टि से कुछ साहित्य निर्माण हो सकता है, तो प्रयास करने को कहिए उनसे। जी गुरु जी, ठीक है। मैं आपसे बाकी प्रश्न पर्सनल बात फोन पे कर लूंगा अभी, और भी लाइन में। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। 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 हाँ, ये पूना में ना, वाघोली में एक वैद्य जी हैं। बहुत साल पहले हमारे बिल्डिंग में हमें मुझे किसी ने बताया था कि वो कैंसर का उपचार करते हैं ये आयुर्वेद से। और एक बार एक स्वामी निर्मलानंद जी गिरी महाराज हैं, जो
के राम तारा ओट्टापालम शोरनूर केरला में, वो भी कैंसर का उपचार करते हैं। और वो तो एकदम, वो जो जड़ी बूटियां वो आपने जो बताया, वो मतलब हनुमान जी जब जा रहे थे ये लेने के लिए संजीवनी बूटी, तो वहां रुके थे, ऐसा कुछ वो है। तो वो उस क्षेत्र से लाते हैं, मतलब उसका उनका पूरा वो तरीका है। और मुझे ये जो बात बताई वो मतलब जो भाई साहब हैं वो फार्मा में उनकी पूरी जीवन निकल गया, फार्मा इंडस्ट्री में। तो वो किसी को अपने दोस्त के पिता को ले गए थे और उसमें एकदम उनको विश्वास नहीं था, वो बाहर बैठे हुए थे, लेकिन खिड़की से उन्होंने देखा कि मतलब आपकी ये अभी मॉडर्न मेडिसिन की कितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, और वो फिर वो इंटरेस्टेड हुए। और उनके जो पिताजी थे जिनको कि डॉक्टरों ने एकदम जवाब दिया था, वो कुछ समय बाद एकदम ठीक हो गए। तो बहुत ही वो अच्छी जगह है। मैंने सोचा इस मंच से बोलूं तो किसी के ये हो नहीं, सकता है आपने ठीक कहा। इसमें से जो केरल की आपने जो बताया उनके बारे में तो मैंने थोड़ा सा सुना है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं है उनका। इसके लिए इसके संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। वाघोली का उदाहरण अभी जो बहन ने दिया है, वो उनका वो वैद्य जी का नाम है देशमुख करके, वो हर बुधवार को वाघोली में रहते हैं। और उनके पास से अगर जांच करवाना है तो 1500 रुपए उनकी फी है, और बिना चाय पिए बिना पानी पिए सुबह उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो और वो नाड़ी परीक्षा में माहिर है। बड़े बड़े बाहर से भी, विदेशों से भी उनके यहाँ लोग आते हैं। महाराष्ट्र में वो हर एक दिन एक गांव में रहते हैं, संभाजी नगर में एक जगह, ऐसे अलग अलग जगह घूमते हैं वो। बुधवार में ये आयुर्वेदिक जो यहाँ विद्यालय है केसानंद फाटे में, वहां वो हर बुधवार को रहते हैं। इतना ही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। देशमुख जी, यही मैं बताने वाला था कि ये वाघोली के जो आपने देशमुख बताया, मेरी जानकारी में सर देशमुख ऐसा नाम है उनका, और बहुत बड़ा ऐसा एक वैद्यकीय संकुल उन्होंने वहां पर निर्माण किया है। लेकिन प्रत्यक्ष में किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है या नहीं, यह जानने की उनके पास कोई विद्या नहीं है। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। उनका कहना है कि आप बायोप्सी करवा के पहले ये कंफर्म कर लें कि आपको कैंसर है, तब जाकर हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तब जाकर जो केमोथेरेपी शुरू हो जाएगी, उसकी जो पीड़ा है उसको कम करने का इतना ही काम यह वाघोली का केंद्र करता है। वह जो कहता है वह कैंसर के रोग का निवारण करने वाला है, तो यह ठीक नहीं है। कैंसर हुआ है किसी व्यक्ति को, ये जानने का उनके पास एक ही तरीका है, बायोप्सी। और आप कैंसर के बारे में जानते हैं कि बायोप्सी जब यदि हो गई एक बार जहाँ कैंसर हुआ है, तो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ने लग जाता है कि केमोथेरेपी लिए बगैर आपको छुटकारा नहीं रहता। उसके बाद में उसकी चिकित्सा करते हैं, यानी क्या करते हैं, तो बस उसकी जो परेशानियां है, उसके जो पीड़ा है, उसको कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक ऐसी चिकित्सा करते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आपने नाड़ी परीक्षा के बारे में भी बताया। उनके जो सबसे ज्येष्ठ ऐसे सरदेशमुख हैं, उनसे मैं मिला हूं, और नाड़ी परीक्षा के बारे में मेरा उनके प्रति बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। लेकिन नाड़ी परीक्षा वो रोगी की करते हैं। नाड़ी परीक्षा में उन्हें जो उस रोगी के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह रोगी को नहीं बताते। रोगी के मांगने पर भी कि आपने क्या क्या निरीक्षण किए हैं, वह नहीं देते। जिसे अपनी नाड़ी परीक्षा पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह तो सहज ही बताएगा कि आपको ऐसा ऐसा हुआ है, नाड़ी बताती। तो इस दृष्टि से मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, इनकी नाड़ी परीक्षा
यह विश्वास पात्र ऐसी नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी किसी को अच्छा अनुभव भी आया हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा एक अनुभव जो है वह ऐसा है। गुरुजी और भी पुणे में ऐसे 2-3 लोग हैं, वैद्य हैं, जो अपने संस्थान चलाते हैं, लेकिन जहां पर वह बायोप्सी करने के बाद में ही कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर है या नहीं ये जांचने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। यह हालत है। इसलिए मैंने कहा कि हमें आयुर्वेद के क्षेत्र में तपस्या करने वाले, साधना करने वाले ऐसे लोग जब तक निर्माण नहीं होंगे, नाड़ी परीक्षा उनके बलबूते की बात नहीं है। गुरुजी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जी। ये केरला में श्रीधारियम बोल के कोठाट्टुकुलम कोचीन से 60 किलोमीटर दूर, इसमें मेरा खुद का अनुभव है, मैं वहां बहुत बार गई हूँ। तो कुट्ठाट्टुकुलम बोलते हैं, श्रीधारियम आई हॉस्पिटल है। तो ये एक है ना नंबूत्री फैमिली है, और नंबूत्री ब्राह्मण फैमिली है, और इनके ना मतलब काली जी का इनका उपास्य है, और इनको अपने पुराने एक जगह में से बहुत सारे ताड़पत्री पे लिखे हुए सूत्र मिले, और उन सूत्रों में आंखों की ऐसी ऐसी बीमारियों का हल है, जैसे मैक्युलर डिजेनरेशन, रेटिना डिटैचमेंट, और इस तरह की जो एकदम मतलब बिल्कुल आंखें जिनकी खराब हो गई है। तो उसका उन्होंने ना वो सूत्र जब उनको मिले, उनको ऐसे मतलब भगवान के दर्शन हुए काली जी के, तो उन्होंने खुद वो निकाले अंदर से, और फिर उनका उन्होंने उपयोग किया। एक वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके परिवार में, तो बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट निकले। तो उन्होंने फिर वो आई हॉस्पिटल शुरू किया। तो जैसे शंकर नेत्रालय के दरवाजे जहाँ बंद होते हैं, जहाँ मतलब वहां श्रीधारियम के दरवाजे खुलते हैं। तो वहां है ना मतलब मैं तो खाली अपने बेटे के चश्मा उतारने के लिए गई, वहां ऐसी ऐसी आंखों की बीमारियों का इलाज होता है। बहुत स्लो है वो, बहुत ज्यादा पड़ता है, 20 दिन का 21 दिन का वहां प्रोग्राम होता है, लेकिन बहुत ही जेन्युइन लोग हैं। और जैसे कि एक लड़के को मतलब शंकर नेत्रालय में बोला था कि ये 30 साल का होगा तो इसकी पूरी आंखें खराब हो जाएगी, अंधा हो जाएगा एकदम, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए शब्द। तो फिर वो उसकी मम्मी माँ वहां गई, तो उन्होंने उस बीमारी को वहीं रोक दिया, और उसके बाद वो 5-10 बार वहां गए, ट्रीटमेंट लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब आप मत आइए, क्योंकि अब हम जितना ठीक कर सकते थे हमने कर दिया, अब ये जिंदगी भर देखेगा, जिंदगी भर ये देख पाएगा, इसकी दृष्टि कभी भी बाधित नहीं होगी, जितना ये देख रहा है ये देखेगा। और वो जिस अवस्था में आया था उससे 20-30% उन्होंने ठीक भी कर दिया उसको, उससे अच्छा कर दिया जिस कंडीशन में आया था। आपने जो अनुभव बताया ना, तो इसी प्रकार का अनुभव केरल में ऐसे मैंने भी और कई किस्से सुने हैं। अभी भी कुछ मात्रा में केरल में ऐसे चिकित्सा केंद्र हैं जहां पर नाड़ी परीक्षा भी करने वाले लोग उपस्थित हैं, लेकिन यह परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ये जो पुणे का बताया, तो ये तो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि नाड़ी परीक्षा के बारे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाड़ी परीक्षा में कोई दम नहीं है। नाड़ी परीक्षा तो हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए जो साधना चाहिए, जैसे मैंने पीलिया का बताया, तो पीलिया को उतारने के लिए आपको मंत्र कहने की जो पात्रता है, वो सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य को प्राप्त करना होता है तपस्या से। तो जो नहीं कर पाता, ऐसे एक हमारे मित्र थे, वो बताते हैं कि उनके दादाजी के पास इस प्रकार की विद्या थी। तो दादाजी को इन्होंने विनती की कि दादाजी मुझे भी सिखा दीजिए। दादाजी ने कहा कि तुम इस प्रकार से साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, इस प्रकार का त्यागमय जीवन जीने के लिए तैयार हो क्या? तो फिर दोबारा वो नहीं गया दादाजी के पास पूछने के लिए। ये स्थिति है। तो इसे हमें युवकों को प्रेरणा देकर, गर्भधारणा से ही इस प्रकार के युवकों को प्रेरणा देकर ऐसे युवक जन्म देने होंगे, और उनको संस्कारित करके शेष तप के लिए तैयार करना होगा। वैसे भी आज भी ऐसे तरुण होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे तरुणों को ढूंढकर तपस्या के लिए उनकी मानसिकता बनानी होगी। और फिर जो पात्र व्यक्ति है
जो सुयोग्य गुरु है उसके पास उन्हें ले जाना होगा, तब जाकर उनकी जो पात्रता है उसके अनुसार उनका विकास इस क्षेत्र में आगे हो सकेगा। आखिरी सवाल लेते हैं, केतन जी पुरोहित पूछना चाहते हैं। नमस्ते गुरु जी। जी हाँ जी जी नमस्ते। बोलिए। मैं बहुत टाइम हो गया, मैं खाली 1 ही मिनट लूंगा। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव एक वैद्य के साथ में, हमारे 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 ही न्यात, हम लोग नाथ बोलते हैं गुजरात में उसको, हमारे न्यात के एक वैद्य थे और मैंने खुद उनको मिला हूँ और उनकी ट्रीटमेंट ली हुई है। वो इतने स्किल्ड थे कि वो गांव में रहते थे गुजरात में, माधवपुर में, और हम सब जो बॉम्बे में रहते थे, अगर हम बीमार हो गए तो हमारा एक दिन पहना हुआ कपड़ा प्लास्टिक की बैग के अंदर डालकर वो बैग को बंद करके गांव को भेज देना है। वो 3, 4, 5 दिन, कितने भी दिन हो, उतने 5, 6 दिन बाद में गांव को पहुंचेगा। वो वैद्य जी वो कपड़े को सूंघेंगे और उसमें से पसीने की जो गंध आएगी, जो कुछ भी, उसके हिसाब से बोलेंगे कि ये दवाई करो, और उससे मैं खुद ठीक हुआ हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हमारे सौभाग्य से आज भी उपस्थित हैं और हमारे दुर्भाग्य से बहुत तेजी से नष्ट होती जा रही है एक पीढ़ी के साथ में जी। और नई पीढ़ी के लिए विरासत में उसे आगे बढ़ाने वाले ऐसे लोग ही नहीं मिल रहे उनको। जी शंकर बिल्कुल चिकित्सा करने वाले लोग हैं। जी। दरअसल मैं आपको आगे में बताऊं, वो वही हुआ, वो रो रहे थे, वो सबको हमारे पूरे इसमें गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं मर जाऊंगा और ये मेरी विद्या मेरे साथ चली जाएगी, मैं मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं, कोई आ जाओ। कोई भी नहीं आया और वो विद्या उनके साथ चली। यह वास्तव में हमारे पूरे जीवन में ही एक सामान्य मनुष्य भी संकल्प किया करता था कि मैं अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करूं और मैं जो युवक हुआ करते थे वो मन में विचार करते थे, बाप से बेटा सवाई कैसे बन जाऊं मैं, या गुरु से गुरु गुड़ रह जाए और मैं शकर बन जाऊं। इस प्रकार की भावना एक और तो गुरु रखते थे, पिता रखते थे, दूसरी ओर युवक रखते थे मैं उनसे श्रेष्ठ बन जाऊं, केवल इनका उत्तराधिकारी नहीं, तो इनका जो उत्तराधिकार है उसको लेकर उससे और आगे बढ़ जाऊं। इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की जो प्रेरणा देने वाली शिक्षा, इस प्रकार का समाज जीवन, इसको हमने खो दिया है। इसको फिर से जगाना होगा। जी। आप कल्पना कीजिए कि जिस समाज का हर व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी के निर्माण के लिए प्रयासरत है, ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं अपनी विरासत आगे बढ़ा सकूं, ऐसा जब समाज जीवन में हर व्यक्ति करता है तो किस प्रकार से समाज उन्नत होगा, कल्पना से हम समझ सकते हैं। तो ऐसी परंपराओं को हमें फिर से समाज में ढालना होगा, उनको बढ़ाना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा ऐसी परंपराएं आगे बढ़ाने के लिए। जी। धन्यवाद। ऐसा ही मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ। मुझे एक बार ऐसा, कोई गर्दन थी मेरी तो वह अटक गई, ऐसी तिरछी अवस्था में गर्दन होती तो मैं सामान्य महसूस करता और सीधा सामने देखता तो गर्दन दुखने लग जाती। बहुत सारी फिजियोथेरेपी वगैरह करके देख लिया, डॉक्टर के पास जाते तो वो सीधे गोली खिला देते, पेन किलर। तो जितने दिन पेन किलर का परिणाम होता था उतने दिन गर्दन ठीक रहती थी, व्यवहार में कोई तकलीफ नहीं होती थी। जैसे ही उन गोलियों का परिणाम समाप्त हुआ, गर्दन फिर मूल अवस्था में आ जाती थी। तब मुझे एक हमारे ही रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से गुजरात के बड़ौदा के पास में ताजपुर करके तहसील है, वहां के एक हाड़ वैद्य का उन्होंने पता बताया, फोन नंबर बताया।
वहां फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि वो हम फोन के ऊपर ऐसी चिकित्सा नहीं करते हैं, आप यहाँ आ जाइए, नंबर लगाइए। तो पहुंच गया मैं, और मैं आपको बताऊं कि मेरा भी इस पर विश्वास नहीं बैठता था। मैं उस हाड़ वैद्य के सामने गया, उसके 10 मिनट बाद मैं बाहर था और मेरी गर्दन ठीक हो गई। जो गर्दन 4-5 महीने तक ये एलोपैथी के लोग ठीक नहीं कर पाए थे, उसने 5 मिनट में ठीक कर दिया। बाकी तो दवाई वगैरह के लिए समय गया, 5 वाह मिनट भी नहीं लगे वास्तव में। वाह वाह, क्या क्या बात। हुआ है यह समझने में 5 मिनट गए। उसने जो चिकित्सा की वह तो कुछ क्षणों की मात्र थी, ठीक कर दिया उसने। तो यह विद्याएं आज भी कुछ मात्रा में विद्यमान है, लेकिन उस प्रकार की साधना, उस प्रकार की समझ जिनमें हो सकती है, ऐसे व्यक्ति उनको मिलते नहीं। जी धन्यवाद सर। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। आज के सत्र में हम यही रुकेंगे। अगले गुरुवार को 15 दिसंबर को फिर मिलेंगे भारतीय अभिजनन दृष्टि के बारे में जानने के लिए। शांति मंत्र से हम समारोह करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, प्रणाम सभी।